नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के न्यूनतम मजदूरी कानून की। सोचिए, एक ऐसा कानून जो 75 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो आज हम इसी कानून की पूरी कहानी देखेंगे, इसकी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आज के दौर में इसका जो नया रूप आया है उस तक। तो चलिए देखते हैं कि हमारा यह सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले एक सामाजिक समझौते का जन्म, फिर 1948 के नियमों को समझेंगे। इसके बाद एक सम्मानजनक मजदूरी की गणना कैसे होती है ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि नियम हकीकत में कैसे बदलते हैं, 2019 का नया कोड क्या है और आखिर में आज ये कानून कैसे काम कर रहा है। अच्छा, किसी भी कानून को समझने के लिए ना सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, वो कौन सी समस्या थी जिसे हल करने के लिए इसे बनाया गया था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था। ये जो बयान है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। इसने पूरे मुद्दे को सिर्फ पैसों के लेन देन से हटाकर एक मौलिक मानव अधिकार का दर्जा दे दिया। साफ साफ कहा गया कि अगर किसी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे मिलते हैं तो वो एक तरह से बंधुआ मजदूरी है, फोर्स लेबर है। देखिए, ये कानून कोई एक रात में नहीं बन गया। इसके पीछे करीब करीब 2 दशकों की मेहनत थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1928 में, जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने एक पहल की। फिर 1931 में भारत में रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने कहा कि जो स्वेटेड इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ऐसे सेक्टर्स जहां लोगों से बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, बहुत ही खराब हालातों में और पैसे भी नाम मात्र के दिए जाते हैं, वहां तो मजदूरी तय होनी ही चाहिए। और अदालतों का रुख शुरू से ही एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि कोई भी बिजनेस मजदूरों के शोषण की बुनियाद पर खड़ा नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, अगर कोई मालिक अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे सकता तो उसे वो बिजनेस चलाने का कोई हक ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक कानून था, ये असल में काम कैसे करता था। चलिए इसके पूरे स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को जरा समझते हैं। देखिए, यहां यह समझना बड़ा जरूरी है कि मजदूरी के ना 3 लेवल सोचे गए थे, एक के ऊपर एक। सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी। ये तो वो बेसलाइन है जो हर हाल में मिलनी ही चाहिए, चाहे कंपनी फायदे में हो या नुकसान में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर आता है फेयर वेज, और सबसे ऊपर जो एक आदर्श स्थिति है वो है लिविंग वेज। तो जो 1948 का कानून था ना, उसका पूरा फोकस बस उस पहली सबसे मजबूत सीढ़ी पर था, मिनिमम वेज पर। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, एक बहुत बड़ी कमी थी। यह कानून देश के हर एक वर्कर के लिए एक यूनिवर्सल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह नहीं था, बल्कि यह सिर्फ कुछ चुनिंदा सरकार द्वारा लिस्ट किए गए उद्योगों पर ही लागू होता था, जिन्हें शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स कहा जाता था। हाँ, पर कानून बनाने वालों ने परिभाषाएं काफी ब्रॉड रखी थी ताकि कोई लूप होल का फायदा ना उठा सके। मतलब कर्मचारी की परिभाषा में वो भी आते थे जो घर से काम करते थे, और मालिक की परिभाषा में कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल थे। तो कोशिश यही थी कि सबको इस सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी, लेकिन इस न्यूनतम का मतलब क्या है? क्या सिर्फ इतना कि इंसान जिंदा रह सके? यहीं पर अदालतों ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने इस लक्ष्य को सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़ाकर एक सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड जीवन की ओर मोड़ दिया। और यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि समय के साथ इसकी परिभाषा कैसे बदली। देखिए, पहले 5 नियम थे, खाना, कपड़ा, मकान और बाकी जरूरी खर्चे। लेकिन फिर आया रैप्टाकोस ब्राइट केस, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक छठा और शायद सबसे जरूरी नियम जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इन सब खर्चों के ऊपर कुल मजदूरी का 25% और मिलना चाहिए। किस लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल जरूरतों के लिए और सामाजिक कामों के लिए। मतलब साफ था, मजदूरी सिर्फ गुजारे के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर और सम्मानजनक जिंदगी के लिए होनी चाहिए। अब एक और बहुत बड़ी समस्या होती है महंगाई। आज जो सैलरी काफी लग रही है, कल को महंगाई बढ़ने पर वो कम पड़ने लगती है। तो इससे मजदूरों को बचाने के लिए कानून में एक बहुत ही स्मार्ट चीज डाली गई थी, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस या VDA। ये एक ऐसा फॉर्मूला था जो महंगाई के हिसाब से मजदूरी को अपने आप एडजस्ट कर देता था, ताकि वर्कर की जो खरीदने की ताकत है, उसकी परचेजिंग पावर, वो कम ना हो। एक और छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी नियम था, 26 दिन का नियम। यह सुनने में मामूली लगे पर बहुत जरूरी है। देखिए, एक दिन की मजदूरी निकालने के लिए महीने की सैलरी को 30 या 31 से नहीं, बल्कि 26 से डिवाइड किया जाता था। क्यों? क्योंकि महीने में 4 दिन तो हफ्ते की छुट्टी होती है, वो काम के दिन नहीं है। इससे यह पक्का होता था कि एक दिन की मजदूरी सही कैलकुलेट हो। देखिए, कानून बना देना एक बात है और उसे लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। तो अब देखते हैं कि अगर किसी को उसका हक नहीं मिल रहा तो पुराने सिस्टम में वो अपना क्लेम, अपना दावा कैसे कर सकता था। तो इसके लिए एक पूरा प्रोसेस बनाया गया था। अगर किसी को कम मजदूरी मिली हो या छुट्टी या ओवर टाइम का पैसा न मिला हो तो वो शिकायत कर सकता था, और सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि एक स्पेशल अथॉरिटी के पास होती थी। यह अथॉरिटी सिर्फ बकाया पैसा दिलवा सकती थी, बल्कि उसके ऊपर 10 गुना तक का हर्जाना भी लगा सकती थी। सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन था। वो लेकिन था समय। एक मजदूर के पास अपना दावा करने के लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त होता था।
अब सोचिए ये कितना कम समय है। ये छोटी सी टाइम लिमिट कई लोगों के लिए इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाती थी। तो 1948 के कानून ने एक शानदार नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं, पर समय के साथ उसकी कुछ कमियां भी सामने आने लगी। तो इन्हीं कमियों को दूर करने और आज के जमाने की जरूरतों के हिसाब से 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आया द कोड ऑन वेजेस 2019। और ये नया कोड अपने साथ 4 बहुत बड़े बदलाव लेकर आया। पहला, एप्लीकेबिलिटी। पुराना कानून सिर्फ कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स पर था, नया कोड यूनिवर्सल है, हर किसी पर लागू होता है। दूसरा, वेज फ्लोर। पहले कोई नेशनल बेसलाइन नहीं थी, अब एक नेशनल फ्लोर वेज है। तीसरा, लिमिटेशन पीरियड, जो पहले सिर्फ 6 महीने था अब वो बहुत ज्यादा है। और चौथा, पेनल्टीज। जुर्माना जो पहले बहुत कम था अब काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और वो समय सीमा कितनी बड़ी, 6 महीने से सीधे 3 साल। ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव है। ये मजदूरों को असल मायनों में अपना पुराना बकाया वसूलने का अधिकार देता है। और ये जो नेशनल फ्लो वेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही जरूरी है। ये उस होड़ को रोकता है जिसे रेस टू द बॉटम कहते हैं। मतलब पहले राज्य शायद इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मजदूरी कम रखने की कोशिश करते, पर अब केंद्र सरकार एक न्यूनतम स्तर तय कर देती है और कोई भी राज्य उस स्तर से नीचे अपनी मिनिमम वेज तय नहीं कर सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो नया कानूनी ढांचा है ये असल में जमीन पर कैसा दिखता है। इसको समझने के लिए एक असली उदाहरण लेते हैं, दिल्ली का। यहाँ जो मौजूदा मिनिमम वेज है उसमें साफ साफ फर्क देखा जा सकता है। एक अनस्किल्ड वर्कर के लिए ये करीब 18,456 रुपए महीना है, सेमी स्किल्ड के लिए 20,371 है और एक स्किल्ड वर्कर के लिए 22,411 रुपए। तो स्किल के हिसाब से मजदूरी बढ़ती है। लेकिन कानून बना देना ही सब कुछ नहीं होता। हकीकत में कई चुनौतियां हैं, जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में दिखा। जब घरेलू कामगारों यानी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक नेशनल मिनिमम वेज तय करने की बात आई तो कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम राज्यों का है और इसके कई प्रैक्टिकल पहलू हैं, जैसे कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। ये एक असल चुनौती है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जिससे हमारे पॉलिसी मेकर्स और पूरा समाज आज भी जूझ रहा है। सवाल यह है कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, हम एक सम्मानजनक मजदूरी के अधिकार और हमारे जो विशाल इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनकी आर्थिक सच्चाइयों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। All right, let's get right into it. You know, when we talk about a minimum wage in India, it's so much more than just a number on a payslip. It's really a story, one that's been unfolding for over 75 years. It's a journey from just ensuring basic survival to defining a fundamental human right. It's a fascinating look at the nation's ongoing search for social justice. So here's how we're going to break it down. First, we'll look at how the very idea of a minimum wage became law. Then we'll unpack what minimum actually means. After that, we'll see how the law works in the real world, and finally, we'll get into its biggest update in history. Okay, let's start at the very beginning. Where did this all come from? We're going to explore why India even needed a law to set a floor for wages, and how a simple act of parliament eventually blossomed into a constitutional right. This timeline really sets the scene, doesn't it? The whole push started on the world stage back in the 1920s. Pretty soon after, the Royal Commission on Labor pointed a finger at the terrible exploitation happening in India's own sweated industries. You know, places with shockingly low pay and brutal hours. This pressure from within, combined with a new global standard, is what led to the landmark Minimum Wages Act of 1948. It was a huge shift away from the old colonial-era economic policies. Then, in 1982, everything changed. The Supreme Court made this incredibly powerful statement. It basically said that paying someone less than the minimum wage isn't just breaking a rule, it's a form of forced labor. And why? Because being so desperate for money that you'll accept any wage is just as coercive as being physically forced to work. This one ruling lifted the right to a minimum wage into the stratosphere. It became a fundamental human right, protected by the Constitution itself. So, what do we actually mean when we say wage? Well, the law is pretty specific, and it lays out a kind of ladder with 3 different rungs that define what a wage is supposed to do.
At the very bottom, you have the minimum wage. Think of this as the absolute non-negotiable floor. It's not just about keeping someone from starving, it's about making sure a worker can stay efficient and healthy. And here's the crucial part. An employer has to pay this, period. It doesn't matter if their business is struggling or not, their ability to pay is totally irrelevant. The next step up the ladder is the fair wage. This one's a bit more flexible. It's somewhere above the bare minimum, and it takes into account what an industry can actually afford, plus what the going rate for similar jobs is in that area. And at the very top, we have the living wage. This is the aspirational goal, the constitutional ideal. It's a wage that allows for a life of dignity, not just food and rent, but also things like education for your kids, proper health care, and maybe even saving a little for the future. The law enforces the minimum, but it always has its sights set on the living wage. So, how do you get from these ideas to an actual number in rupees? Well, it's not just pulled out of thin air. The Act uses two main approaches. The committee method is all about consultation, getting employers, employees, and independent experts around a table to figure it out. The notification method is more like a public poll. The government puts a number out there and gives everyone a couple of months to give their feedback before it's set in stone. All right, so that's the history and the theory. But how does this all work on a day-to-day basis? Let's get into the nitty-gritty and see how the law has been tested and shaped in courtrooms over the years. Wow, this is one of the most powerful statements in all of Indian labor law. Way back in 1955, the Supreme Court sent a message that could not be clearer. If your business can only survive by paying people less than the bare minimum they need to live, then your business has no right to exist. It's an incredible declaration that puts human dignity squarely above profits. Now, what about rising prices? A fixed wage would be worthless pretty quickly, right? Well, this slide shows a really smart feature built into the system. It's called the Variable Dearness Allowance, or VDA. You can think of it as an automatic cost of living adjustment. It's linked to the Consumer Price Index, so as prices go up, the wage goes up too, making sure a worker's buying power doesn't get eaten away by inflation. Okay, here's a small detail that is super important and causes a lot of confusion. If you need to figure out someone's daily wage from their monthly salary, you have to divide by 26, not 30, not 31. Why? Because the logic is that a monthly salary pays for 26 working days plus the 4 weekly days of rest, which are paid. If you divided by 30, you'd actually be underpaying them for each day they work. The law's also really clear about working extra hours. If you're asked to work beyond the standard shift, that's usually 9 hours a day or 48 hours a week, you are entitled to overtime. And the rate isn't up for debate. It is double your normal rate. It's a powerful way to make sure extra work gets extra pay and to keep employers from overworking their staff. And that brings us to today, and the biggest shakeup to India's wage laws in more than 75 years. The old patchwork of different laws is being replaced by one single, streamlined code on wages. This cable just lays out the upgrades perfectly. First, applicability is now universal. The new code covers every single worker, not just people in certain industries. Second, and this is a game changer, it creates a national floor wage, a baseline that no state can go below. Third, workers now have 3 years to file a claim for unpaid wages, way up from just 6 months. And finally, the penalties for breaking the law are much, much tougher. The new code has some serious teeth. But it's not just about rules and punishments. There's also a real shift in philosophy. The old inspector was basically a cop, looking for violations. The new role, an inspector-cum-facilitator, is designed to be more of a guide, helping employers understand the law and comply with it before bringing down the hammer. The goal is to make it easier for everyone to do the right thing. And all of this leads us to one final huge question. The new law on paper is amazing. It wants to protect every single worker in India. But making that a reality is the hard part.
A recent Supreme Court ruling on domestic workers really highlights this gap, showing a bit of hesitation to enforce a strict minimum wage in people's homes. So as we head into this new era, the real question is, how do we make sure this fundamental right to a dignified wage actually reaches every last person? आज हम भारत के न्यूनतम मजदूरी कानून की कहानी में उतर रहे हैं। 1948 में बना ये कानून सिर्फ कुछ नियमों का पुलिंदा नहीं था। ये आजाद भारत का अपने करोड़ों कामगारों से किया गया एक वादा था, सम्मान से जीने का वादा। हमारे पास इस पर कुछ बेहतरीन कानूनी विश्लेषण और रिपोर्टें हैं जो इस कानून के जन्म से लेकर इसके 75 साल के सफर और अब इसके नए अवतार यानी 2019 की वेतन संहिता तक की पूरी कहानी बताती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या है, बल्कि ये समझना है कि इस वादे के पीछे की सोच क्या थी। वो क्या फॉर्मूला है जिससे तय होता है कि किसी को कम से कम कितने पैसे मिलने चाहिए, और क्या 75 साल बाद ये वादा पूरा होने के करीब है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये सिर्फ सैलरी तय करने का मामला तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत गहरे दर्शन से जुड़ा है। इसकी जड़ें हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 में हैं, जो कहता है कि सरकार कोशिश करेगी कि हर कामगार को जीवन निर्वाह मजदूरी मिले। दिलचस्प बात यह है कि कानून की दुनिया में 3 तरह की मजदूरी की बात होती है। 3 तरह की? मैंने तो सिर्फ न्यूनतम मजदूरी ही सुना है। हाँ, सबसे नीचे है न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज। ये वो स्तर है जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक मजदूर की काम करने की क्षमता बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ी ऊर्जा। इससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो एक बेसलाइन हो गई। बाकी 2 कौन सी हैं? इसके ऊपर आती है उचित मजदूरी। ये न्यूनतम से तो ज्यादा होती है, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि इंडस्ट्री की कमाई कैसी है, वो कितना दे सकती है। और सबसे ऊपर जो हमारा एक आदर्श लक्ष्य है, वो है जीवन निर्वाह मजदूरी। इसमें सिर्फ जरूरतें नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, थोड़ा मनोरंजन और भविष्य की सुरक्षा भी शामिल है। 1948 का कानून सबसे पहली सीढ़ी यानी न्यूनतम मजदूरी पर फोकस करता है। तो जब ये कानून आया होगा, कंपनी और फैक्ट्री मालिकों ने तो जरूर विरोध किया होगा। कहा होगा कि हम इतना नहीं दे सकते, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है, जिसने इस कानून की आत्मा को बचाया। बिजॉय कॉटन मिल्स नाम का एक बहुत मशहूर केस हुआ था। उसमें कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो आज भी मील का पत्थर है। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, अगर कोई मालिक अपने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे सकता, तो उसे वो उद्योग चलाने का कोई हक नहीं है। अरे वाह! सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। कोर्ट ने कहा कि आप अपने मुनाफे के लिए किसी की जिंदगी की न्यूनतम जरूरतों की बलि नहीं चढ़ा सकते। इस एक फैसले ने इसे मालिक की मर्जी से निकालकर मजदूर का अधिकार बना दिया। ये तो वाकई में एक दमदार स्टैंड था। मतलब ये कोई मोल भाव का विषय नहीं है, ये एक शर्त है। और ये तो बस शुरुआत थी। 1982 में दिल्ली में एशियाड खेलों की तैयारी चल रही थी। उस मामले में, जिसे एशियाड वर्कर्स केस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे देना बंधुआ मजदूरी जैसा है। एक मिनट, बंधुआ मजदूरी? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हम तो सिर्फ कम सैलरी की बात कर रहे थे। बिल्कुल, और यही सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी छलांग थी। कोर्ट का तर्क ये था कि जब आप किसी को जीने के लिए जरूरी पैसे भी नहीं देते, तो असल में आप उसे वो काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। और यही तो बंधुआ मजदूरी की आत्मा है। इस एक फैसले ने सैलरी के विवाद को सीधे सीधे मानवाधिकार के स्तर पर ला खड़ा किया। हाँ, मतलब कम सैलरी देना सिर्फ एक सिविल मामला नहीं, बल्कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया कि न्यूनतम मजदूरी देना मजबूरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये न्यूनतम आंकड़ा आता कहां से? क्या कोई जादू का फॉर्मूला है, या बस अधिकारी बैठकर कोई भी नंबर तय कर देते हैं? ये इस कानून का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कोई जादू नहीं, बल्कि पूरा विज्ञान है इसके पीछे। और हाँ, ये कानून शुरू में हर किसी पर लागू नहीं होता था। ये सिर्फ अनुसूचित कामों पर लागू होता था। मतलब सरकार एक लिस्ट बनाती थी, जैसे बीड़ी बनाना, सड़क बनाना, खेतीबाड़ी वगैरह। अच्छा, तो सरकार ये तय कैसे करती थी? क्या कोई सर्वे होता था? 2 मुख्य तरीके थे। पहला, समिति विधि, कमेटी मेथड। इसमें सरकार एक टीम बनाती थी, जिसमें कंपनी के मालिक, मजदूरों के प्रतिनिधि और कुछ स्वतंत्र लोग होते थे। ये टीम मिलकर रिसर्च करती थी और सलाह देती थी कि कितनी मजदूरी होनी चाहिए।
ये तो काफी लोकतांत्रिक तरीका लगता है, पर इसमें तो बहुत समय लगता होगा। मान लीजिए महंगाई अचानक बढ़ जाए और तुरंत दरें बदलनी हो, क्या कोई तेज तरीका भी था? हाँ बिल्कुल, उसके लिए था अधिसूचना विधि, नोटिफिकेशन मेथड। इसमें सरकार खुद एक प्रस्ताव बनाकर सरकारी गैजेट में छाप देती थी और लोगों से 2 महीने के अंदर आपत्तियां मांगती थी। फिर उन पर विचार करके आखिरी फैसला ले लिया जाता था। ये तरीका ज्यादा तेज था। ठीक है, ये तो प्रक्रिया हो गई, पर वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो असल रकम निकलती है? मैंने सुना है कि इसमें कैलोरी तक का हिसाब होता है। हाँ, और यहीं पर बात बहुत बारीक हो जाती है। 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने 5 मानक तय किए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रेप्टाकॉस ब्रेटन कंपनी केस में एक छठा मानक जोड़कर इसे और भी मजबूत बना दिया। आज इसे 5+1 फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। चलिए इन 5+1 मानकों को एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? पहला है भोजन। इसमें माना गया कि एक औसत मजदूर के परिवार, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे, जिन्हें 3 यूनिट गिना जाता है, तो हर यूनिट के लिए 2700 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। 2700 कैलोरी, ये तो काफी सटीक गणना है। मतलब वो ये भी हिसाब लगा रहे थे कि एक मजदूर को ठीक से काम करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल। दूसरा है कपड़े। इसके लिए पूरे परिवार के लिए सालाना 72 गज कपड़े का खर्च जोड़ा जाता है। 72 गज, यानी करीब 6 मीटर हर महीने। ये वाकई में एक सम्मानजनक जीवन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। तीसरा क्या है? तीसरा है आवास। इसके लिए सरकारी औद्योगिक आवास योजना के हिसाब से जो न्यूनतम किराया होता है उसे जोड़ा जाता है। चौथा है ईंधन, बिजली और बाकी खर्चे, जिसके लिए कुल मजदूरी का 20% रखा जाता है। और 5वां मानक परिवार की परिभाषा तय करता है, यानी 3 यूनिट। और वो छठा जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा था, वो सबसे जरूरी लगता है। वो सबसे क्रांतिकारी है। कोर्ट ने कहा कि इन 5 का जो भी टोटल आए उस पर अतिरिक्त 25% और जोड़ा जाए। यह अतिरिक्त पैसा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, थोड़ा मनोरंजन और बुढ़ापे की जरूरतों के लिए है। ये सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत में लागू होता है? 25% अतिरिक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, ये सब जोड़कर तो मजदूरी काफी बढ़ जाती होगी। क्या कंपनियां वाकई इतना भुगतान करती हैं, या ये सिर्फ कागजों पर एक आदर्श फॉर्मूला है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसे लागू करवाना ही सबसे बड़ी चुनौती रही है, लेकिन कानून की नजर में यही सही तरीका है। यह दिखाता है कि न्यूनतम मजदूरी का मतलब सिर्फ किसी तरह जिंदा रहना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिनका सीधा असर किसी की सैलरी स्लिप पर पड़ता है। मैंने अक्सर VDA शब्द सुना है, ये क्या चीज है? VDA यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, हिंदी में कहें तो परिवर्तनीय महंगाई भत्ता। आप इसे सैलरी का एक ऐसा हिस्सा समझ सकते हैं जो महंगाई का मुकाबला करने के लिए बना है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक महंगाई एडजस्टमेंट है जो आपकी सैलरी को आउटडेटेड होने से बचाता है। मतलब ये फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। जी हाँ, इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आधार पर साल में 2 बार बदला जाता है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। सरकार देखती है कि पिछले 6 महीने में CPI कितना बढ़ा और उस बढ़े हुए पॉइंट को एक तय रेट से गुणा करके VDA बढ़ा दिया जाता है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर मजदूर की जेब पर कम से कम पड़े। और एक और नियम है जिससे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, 26 दिन का नियम। ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत जरूरी है और अक्सर कंपनियां यही गलती करती हैं। नियम ये कहता है कि जब आप किसी की महीने की सैलरी से 1 दिन की सैलरी निकालते हैं तो आपको महीने की सैलरी को 30 से नहीं बल्कि 26 से भाग देना होता है। लेकिन क्यों? महीने में तो 30 या 31 दिन होते हैं, ये 26 का आंकड़ा कहाँ से आया? इसके पीछे एक सरल तर्क है। कानून मानता है कि आपको महीने की तनख्वाह 26 दिन काम करने के लिए मिलती है और महीने के 4 रविवार आपकी सवेतन छुट्टी यानी पेड वीकली ऑफ होते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं, महीने की तनख्वाह आपको 26 दिन काम करने के लिए मिलती है और 4 रविवार गिफ्ट है। इसलिए जब 1 दिन का हिसाब लगाना हो तो आप गिफ्ट वाले दिन नहीं गिन सकते, सिर्फ काम वाले दिन ही गिनेंगे। इसलिए 26 से भाग देते हैं, 30 से नहीं। एकदम सही समझा आपने। अगर कोई 30 से भाग देता है तो 1 दिन की मजदूरी गलत तरीके से कम हो जाती है, जिससे ओवरटाइम का पैसा भी कम बनता है। ये एक छोटी सी दिखने वाली बात है, पर इसका सीधा असर कर्मचारी की कमाई पर पड़ता है। तो ये था 1948 का कानून, लेकिन अब ये 75 साल पुराना कानून इतिहास बन चुका है। इसकी जगह वेतन संहिता 2019 ने ले ली है। ये एक बड़ा रीबूट लगता है। क्या क्या बदला है इसमें? ये सिर्फ एक रिबूट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। सरकार ने 1948 के कानून के साथ साथ सैलरी और बोनस से जुड़े 3 और पुराने कानूनों को मिलाकर एक नया आसान सिंगल कोड बना दिया है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है जो एक आम कर्मचारी को महसूस होगा? सबसे बड़ा बदलाव है इसका दायरा। पुराना कानून सिर्फ सरकार की चुनी हुई अनुसूचित नौकरियों पर लागू होता था, लेकिन यह नई संहिता सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इसका मतलब है कि यह देश के हर कर्मचारी पर लागू होगी,
चाहे वो किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करता हो या किसी छोटी दुकान में, संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित में। यूनिवर्सल मतलब ये अब मेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट के वेटर पर भी लागू होगा? सिद्धांत रूप में बिल्कुल। इसे जमीन पर उतारना एक चुनौती है, लेकिन कानूनी तौर पर अब कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं है। दूसरा बड़ा बदलाव है राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, नेशनल फ्लोर वेज। इसका क्या मतलब है? क्या अब पूरे देश में एक ही न्यूनतम मजदूरी होगी? केरल में और बिहार में काम करने वाले को बराबर पैसे मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे आप एक राष्ट्रीय सुरक्षा रेखा की तरह समझिए। केंद्र सरकार एक न्यूनतम दर तय कर देगी, मान लीजिए 200 रुपए प्रतिदिन। अब कोई भी राज्य सरकार इससे कम मजदूरी तय नहीं कर सकती है। वो चाहे तो इससे ज्यादा दे सकते हैं, जैसे केरल 400 रुपए दे सकता है और बिहार 250, लेकिन कोई भी 200 से नीचे नहीं जा सकता है। इससे राज्यों के बीच निवेश खींचने के लिए मजदूरी कम करने की होड़ खत्म होगी। ये तो मजदूरों के हक में एक बड़ा कदम लगता है। और अगर किसी को उसका पैसा न मिले तो क्या दावे करने के नियमों में भी कोई बदलाव आया है? हाँ, और ये बहुत जरूरी बदलाव है। पुराने कानून में एक मजदूर को अपना बकाया पैसा मांगने के लिए सिर्फ 6 महीने मिलते थे। कई बार तो उसे पता ही नहीं चलता था और समय निकल जाता था। अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। 6 महीने से सीधे 3 साल, ये तो बहुत बड़ी राहत है। और जो मालिक कानून नहीं मानते उनके लिए सजा का क्या? सजा भी बहुत सख्त कर दी गई है। पहले केंद्र के कानून में जुर्माना सिर्फ 500 रुपए तक था, जो एक मजाक जैसा था। अब पहली गलती पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है, और अगर वही गलती दोबारा की तो जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी बढ़ जाएगा। इसका मकसद साफ है, कानून का पालन ना करना अब सस्ता नहीं पड़ेगा। एक और बात मैंने सुनी है कि इंस्पेक्टर राज खत्म करके कुछ नया लाया जा रहा है। हाँ, ये एक सोच का बदलाव है। पहले होता था लेबर इंस्पेक्टर, जिसका काम छापा मारना और गलती पकड़ना था। अब उसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा जाएगा, यानी निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता। उसका पहला काम कंपनियों को सलाह देना और कानून का पालन करने में मदद करना होगा। सजा देना आखिरी विकल्प होगा। कोशिश यह है कि डर की जगह आपसी समझ से काम हो। तो कुल मिलाकर ये नया कानून मजदूरों के लिए ज्यादा सुरक्षा कवच, ज्यादा अधिकार और ज्यादा स्पष्टता लेकर आया है। 1948 के कानून ने जो नींव रखी थी, ये नई संहिता उस पर एक मजबूत और आधुनिक इमारत बना रही है। निश्चित रूप से। और अच्छी बात यह है कि जो सिद्धांत अदालतों ने सालों की मेहनत से बनाए थे, जैसे कि कंपनी की कमाई कम होने का बहाना नहीं चलेगा या मजदूरी का 5+1 फॉर्मूला, वो सब आज भी इस नए कानून की आत्मा में जिंदा हैं। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें। जरूर। हाल ही में जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई। मांग की गई थी कि कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वो देश भर के घरेलू कामगारों, मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स, के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करे। लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया। ये तो चौंकाने वाली बात है, खासकर जब हम कह रहे हैं कि नया कानून यूनिवर्सल है और सब पर लागू होगा। कोर्ट ने क्या वजह बताई? कोर्ट ने कहा कि ये एक नीतिगत मामला है और इसमें अदालत दखल नहीं देगी। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता भी जताई। कोर्ट को लगा कि अगर लाखों घरों में काम करने वालों के लिए एक कानूनी मजदूरी तय कर दी गई तो शायद बहुत से मध्यम वर्गीय परिवार इतना पैसा न दे पाएं और इससे बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी जा सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भारत एक तरफ सार्वभौमिक मजदूरी सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है, तो हम एक समाज के तौर पर अपने विशाल असंगठित और घरेलू क्षेत्र की आर्थिक हकीकत के साथ सम्मानजनक मजदूरी के कानूनी अधिकार का संतुलन कैसे बनाएंगे? नई संहिता ने एक रास्ता तो दिखाया है, लेकिन जमीन पर इस बहस का अंत अभी बहुत दूर है।